कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में बच्चों के लिए होम लर्निंग एक नया तरीका बन चुका है, जब आप ऑनलाइन बैठे ही अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने आया हूँ। प्रकृति की इस गोद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे 10th क्लास के SST के पहले टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। उसका रिव्यू हम इस चैप्टर में करने का प्रयास करेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूरोप का पता होना चाहिए कि यूरोप क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड आदि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और यहीं से एक विचारधारा पनपती है जिसका नाम है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म विचारधारा के तहत एक लोगों में क्रांति आती है, लोग एकजुटता में बढ़ते हैं और वहाँ से एक मूवमेंट चलता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। सबसे पहले यदि मैं बात कहूँ कि ये जो नेशनलिज्म है, ये जो विचारधारा है, इसने पूरी दुनिया को एक नई शेप दी। क्योंकि इससे पहले यदि हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर राजतंत्र था, मोनार्की थी और लोग राजा के अधीन काम किया करते थे। राजा एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हुआ करती थी। इस पावर्स के कारण वह मन चाहे अपने अधिकारों का प्रयोग करता था, अपने ऐशो आराम के लिए जो है ना लोगों को यूज़ किया करता था और अपने सगे संबंधियों को ही सरकारी जॉब्स, नौकरियों पर रखा करते थे। किसी प्रकार से लोगों को कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से लोगों में एक एकजुटता का आभास होता है, लोग एकत्रित होना शुरू होते हैं और एक विद्रोह और लोगों के अंदर यूनिटी दिखाई देती है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी कुछ इसी तरह से काम करता है। और सबसे पहले यदि हम नेशनलिज्म के उदय की बात करें तो यह हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से इसका पहला जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें नजर आती है। फ्रांस के लोगों ने लुई 16 के विरुद्ध इकट्ठा होकर विद्रोह किया, उसको गद्दी से उतारा। धीरे धीरे जो है ना लोगों के अंदर, फ्रांस के लोगों के अंदर एक यूनिटी का भाव पैदा होता है। और यहीं से फिर आगे चाहे बात नेपोलियन की करें या उसके बाद फिर और जो है ना 1830 और 1848 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस होती हैं, उसमें भी एक मैसेज दिया जाता है कि सभी लोग, देश के सभी लोग इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। फिर तत्पश्चात जाके जर्मनी में, इटली में भी यही प्रयास होते हैं। विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न रेवोल्यूशनरीज के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाता है और लोगों को इकट्ठा करने के पश्चात उनमें राष्ट्रवाद की भावना का जो है ना एक उत्थान होता है उनके अंदर। यदि अब मैं ये कहूँ कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को यूनाइट करती है, उसको आपसी बंधुत्व के भाईचारे की भावना में उसको संगठित करती है। तो नेशनलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट दैट बाइंड और यूनाइट पीपल इन वन चेन ऑफ यूनिटी। और फिर ये विचारधारा आगे पनपती है। डिटेल में यदि हम इसको बात करें तो पहले हम फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस में जो है ना लोगों में एकता का भाव पैदा करने के लिए यदि हम 1804 की बात करें तो 1804 में जो नेपोलियन होता है वो फ्रांस का सम्राट बनता है। सम्राट बनने के पश्चात वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जनता को राइट्स देने का प्रयास करते हैं, किसानों को दास्ता से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, यातायात के साधनों को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजतंत्र अपने पाँव को मजबूत बना रहा है। लेकिन फिर भी फ्रांस के लोगों ने जैसे तैसे अपनी यूनिटी को बनाकर और लोगों को एक करने का प्रयास किया। यहाँ पर वो एक
एक फीमेल एल्गोरी की बात करता है, नारी रूपक की बात करते हैं, मारियान जिसका नाम है। प्रश्न भी आपका टेक्सुअल क्वेश्चन भी आएगा, मारियान क्या है। तो फ्रांस की एक नारी रूपक है जिसके द्वारा एक प्रतीकात्मक एक औरत है ये, जो काल्पनिक है, जीवंत नहीं है, एक केवल राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए उसको बनाया गया। जिस प्रकार से भारत की यदि हम बात करें, अपने देश की हम बात करें, तो भारत में भारत माता एक जीवंत औरत नहीं है, ठीक उसी तरह से मारियान भी एक प्रतीकात्मक ही एक चित्र है जिसको ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसी लोग यूनाइट होने का प्रयास करते हैं। और जो है ना, सामूहिक गान बनाया गया और दास्ता को तोड़ा गया, लोगों को यूनिटी के बारे में बताया गया, नेशनलिज्म के बारे में बताया गया और फ्रांस एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आता है। ठीक इसी तरह जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में यहाँ पर जर्मनी का जो बनाने वाला है, जर्मनी को जो यूनाइट करने वाला है, उसका नाम है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क बड़ा एक कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने हमेशा से ही एक चालों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमेशा दबदबा बनाए रखा और जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधते हुए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उन्होंने बनाया। फिर इटली की बात करते हैं। इटली जो मैथ्सनी आदि क्रांतिकारियों ने या कावूर आदि ने इसको यूनाइट करने में बड़ा रोल अदा किया। गैरीवाल्डी जैसे क्रांतिकारी वहाँ पर हुए। तो इन सभी ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया। बहुत सारी समस्याएं हैं, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जर्मनी को और इटली को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ोगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्याएं रही हैं एकीकरण के दौरान, जर्मनी के एकीकरण में क्या समस्या रही है, इटली के एकीकरण में क्या समस्या रही है। तो ये सारी जो बातें हैं आप डिटेल में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको आगे लेके जाता है। टेक्सुअल क्वेश्चंस इसके जाने वाले होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हालांकि आज ये मेरा पहला प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का, तो हम आगे भी अपने वीडियोस को इम्प्रूव करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारा डाटा, अभी बहुत सारी बातें चैप्टर के अंदर पेंडिंग है, वो हम उसको भी रिकैप करेंगे। और डेट्स हैं इसके अंदर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, वो सारी बातें हम आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अभी पहला प्रयास है तो त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, आपको इसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन आगे से आगे इम्प्रूव करेंगे हम। तो आपसे निवेदन है कि हम प्रत्येक चैप्टर का रिव्यू करेंगे और बेहतरीन तरीके से रिव्यू करेंगे और निस्संदेह आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और पूरी SST 10th क्लास की एक अच्छी मार्क्स के साथ 95+ मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में आए, इसको लेके हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे और हर टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।